हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली G20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर सेकेंड टाइम मिनिस्टीरियल समिट हुई है, यानी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनकी समिट हुई है वर्चुअल तरीके से G20 की। आपको बताना है इंडिया को इसमें किसने रिप्रेजेंट किया। पीयूष गोयल जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है G20 ग्रुप के जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर होते हैं उनकी बैठक में। ऐसा सेकंड टाइम हुआ है और कोविड-19 के कारण जो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आया है उसके विषय में इस G20 की बैठक में चर्चा की गई है। मैं बता दूं आपको, G20 की अगर बात करें तो ये 19 कंट्री प्लस EU का एक ग्रुप है। इसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। इस बार इसकी बैठक की अध्यक्षता किसके पास है? सऊदी अरब के पास है। और अगर बात करें कि जो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट थी, इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो सऊदी अरब के ट्रेड मिनिस्टर थे मजीद अल कसाबी, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगर यहीं पर हेल्थ मिनिस्टर होते तो सऊदी अरब का हेल्थ मिनिस्टर इस बैठक की अध्यक्षता करता, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो कंट्री इसको मेज़बानी करती है G20 समिट की, वही उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस बार की होस्टिंग यानी मेज़बानी किसके पास है? सऊदी अरब के पास है 2020 की, इसलिए वो हर बैठक की अध्यक्षता करेगा। मैं बता दूं आपको, लास्ट ईयर ओसाका जापान ने G20 ऑर्गेनाइज़ किया था और नेक्स्ट ईयर कौन करेगा? इटली में G20 की बैठक ऑर्गेनाइज़ होगी। इंडिया 2022 यानी 2022 में G20 बैठक को होस्ट करेगा, आप याद रखेंगे। अगर बात करें G20 की, यानी जो ये 19 कंट्रीज़ प्लस EU का ये ग्रुप है G20, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? 1999 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो उस समय सिर्फ सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फिनांस मिनिस्टर इसमें बैठक में भाग लिया करते थे। हालांकि 2008 से जब वाशिंगटन में इसकी बैठक हुई तो इन 19 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहली बार जब राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें बैठक में भाग लिया तब ये बैठक वाशिंगटन DC में हुई थी 2008 में। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग लिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग लिया तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो सऊदी अरब के सुल्तान थे, उनका नाम क्या है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर G20 ने वर्चुअल तरीके से मिनिस्टर्स की बैठक की, उसमें जो है हमारे पीयूष गोयल जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली दिस सिख ग्रुप ने UK के प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है मनमीत कौर को। आपको बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो मनमीत कौर पाकिस्तान की एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, आप याद रखिएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की किसी फीमेल जर्नलिस्ट को दी सिख ग्रुप ने इस अवार्ड से नवाजा हो। इस अवार्ड का कोई भी नाम नहीं है, ऐसे ही न्यूज़पेपर में दिया था कि दी सिख ग्रुप के द्वारा UK में प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए मनमीत कौर को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट ईयर इनको ब्रिटेन में ये अवार्ड दिया जाएगा और मनमीत कौर अपनी पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं पाकिस्तान में। ये जो अवार्ड दिया जाता है सिख ग्रुप के द्वारा, ये 30 वर्ष या उससे किसी कम आयु के सिख कम्युनिटी के बंदे को ही दिया जाता है, आप इन्हें याद रखिएगा। मनमीत कौर की एज जो है 25 ईयर के आसपास है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान की कुछ और चर्चित हस्तियों की इस समय, तो बता दूँ पाकिस्तान में रिसेंटली आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर फीमेल थी। उनको पाकिस्तान ने अपने UN इन्वॉय यानी UN प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। तो आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर महिला हो गई थी जिनको पाकिस्तान ने अपने UN प्रतिनिधि के तौर पे भेजा था। और रिसेंटली मनमीत कौर एक फेमस जर्नलिस्ट हैं जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। उनको दी सिख ग्रुप के द्वारा UK के प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है रिसेंटली गार्बेज फ्री टैग प्राप्त करने वाली कितनी सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो रिसेंटली 6 सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। कौन है मिनिस्टर इसके? हरदीप सिंह पुरी जी। अगर बात करें वो 6 सिटीज़ हैं कौन सी, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। गुजरात से 2 सिटी हैं, कौन कौन सी? राजकोट और सूरत। एक है कर्नाटक से आपकी जो मैसूरू है, महाराष्ट्र से आपकी नवी मुंबई है, छत्तीसगढ़ से आपकी अंबिकापुर है और MP से है आपकी इंदौर। तो इस तरह से टोटल 6 सिटीज़ हो गई जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है गार्बेज फ्री होने के लिए। टोटल 141 सिटीज़ इसमें सेलेक्ट की गई थी गार्बेज फ्री टैग के लिए, जिसमें से सिर्फ 6 सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग मिली है। बाकी इसके अलावा 65 सिटीज़ को 3 स्टार रेटिंग मिली है और जो बची हुई थी यानी 70 सिटीज़ उनको 1 स्टार रेटिंग मिली है, यानी वो अभी भी सही प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं। आपको पता ही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अर्बन अफेयर्स जो है स्वच्छता सर्वेक्षण करवाता है, उसी ने ये 5 स्टार रेटिंग जारी की है। और मिनिस्टर कौन है? मैंने आपको अभी बताया है, हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस लैपटॉप कंपनी ने रिसेंटली बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च किया है। तो रिसेंटली एसर जो कि ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च किया है, आप इतना याद रखेंगे। पर्पज़ क्या है?
देखिए पर्पज़ इनका ये नहीं मतलब है कि लॉकडाउन के बाद लोग स्कूल में वापस पढ़ने आए। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ये कोई भी बंदा एसर का नया लैपटॉप ख़रीदता है तो उसको फ्रीली मतलब कि मुफ्त फ्री तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाए जाएंगे जिस पे वो बंदा इस एसर के लैपटॉप पे आसानी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि घर में ही आपको स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए इसका नाम है बैक टू स्कूल कैंपेन। तो एसर ने लॉन्च किया और एसर कहाँ की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है, आप इन्हें याद रखिएगा। और ये जो बैक टू स्कूल कैंपेन है इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है एसर के साथ? तो एडू थ्रिल करके एक कंपनी है जो एसर के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट या यूटी ने सुकून इनिशिएटिव लॉन्च किया है कोविड-19 स्टेट्स को बीट करने के लिए? तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने सुकून इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा नाम, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये नाम है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। पर्पज़ क्या है? लॉकडाउन के दौरान जो लोग स्ट्रेस में आ गए हैं उनको डॉक्टर से सलाह मशवरा प्रदान किया जाएगा इस इनिशिएटिव के दौरान। और इसमें होगा क्या? देखिए 19 मई से प्रत्येक दिन आप 9 AM से लेके 4 PM तक डीडी कश्मीर चैनल पर डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस से प्रभावित हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली सुकून इनिशिएटिव लॉन्च किया है कोविड-19 स्ट्रेस को दूर करने के लिए। बात करें अगर JNK की, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की स्थापना हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? GC मुर्मू जी, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस हिस्टोरिक टेम्पल को सोलराइज करने का डिसीजन लिया है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो कोणार्क टेम्पल को टोटली सोलराइज कर देगी, यानी यहाँ आने वाली जितनी भी एनर्जी होगी वो टोटली सोलर पैनल से ही प्राप्त होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। उनका पर्पज़ है कि सन टेम्पल जो ये है कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा के पुरी के पास है उसको सूर्य नगरी के रूप में डेवलप किया जाए। मैं बता दूं आपको, ये एक 100% सोलराइजेशन स्कीम है। इसमें जो उड़ीसा का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन 100% फिनांस कौन उपलब्ध करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि उड़ीसा के सन टेम्पल को सूर्य नगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी टोटल सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रदान की जाएगी। बात करें अगर सन टेम्पल की, ये कोणार्क सन टेम्पल है। देखिए जो ईस्ट गंग डायनेंसी के राजा थे, यानी पूर्वी गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने 1250 यानी 1250 ईसा पूर्व के आसपास कोणार्क मंदिर को बनाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी प्रोग्राम को फेसबुक पे लॉन्च किया था? तो रिसेंटली हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने इग्नू के MA हिंदी प्रोग्राम को फेसबुक पे लॉन्च किया था। इसके साथ साथ ही इन्होंने MA गांधी एंड पीस स्टडीज़, ये भी इग्नू का ही इनिशिएटिव है। क्या? MA गांधी एंड पीस स्टडीज़, इसको भी हमारे रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया था इग्नू के पोर्टल के लिए। कहाँ पे? फेसबुक पे। तो आप इतना याद रखिएगा। इग्नू की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985। तो इसके दो इनिशिएटिव आप याद रखेंगे, एक MA हिंदी ऑनलाइन प्रोग्राम और दूसरा क्या है? MA गांधी एंड पीस स्टडीज़। ये दोनों इग्नू के प्रोग्राम हैं और इसको किसने लॉन्च किया है? हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। इनका दूसरा नाम क्या है? निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MHRD मिनिस्टर ने रिसेंटली 3 हैंडबुक लॉन्च की हैं। आपको बताना है ये 3 हैंडबुक किसके द्वारा प्रिपेयर की गई हैं? तो रिसेंटली CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने 3 हैंडबुक्स बनाई थी जिसको हमारे MHRD मिनिस्टर, अभी मैंने आपको नाम बताया था, रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने लॉन्च की है। आप इतना याद रखेंगे। तो ये है CBSE, इन्होंने 3 हैंडबुक प्रिपेयर की थी जिसको हमारे MHRD मिनिस्टर जी ने लॉन्च कर दिया है। मैं बता दूं आपको इन 3 हैंडबुक का नाम क्या है। देखिए एक है आपकी साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक, दूसरी है इन परसूट ऑफ एक्सीलेंट हैंडबुक, तीसरी है फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स। ये 3 हैंडबुक हैं और तीनों को लॉन्च कर दिया हमारे MHRD मिनिस्टर में। पर्पज़ क्या है? देखिए ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान ये हैंडबुक जो सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेंगी फ्रीली। तो ये CBSE की वेबसाइट पे जाके लोग इनको ट्रैक कर सकते हैं। बात करें अगर CBSE की तो 1962 में CBSE की स्थापना हुई थी, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और रिसेंटली 4 दिन पहले ही या 5 दिन पहले ही इसके चेयरपर्सन बने हैं मनोज आहूजा जी। CBSE के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं मनोज आहूजा जी। उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो लेक्चर पेंडिंग है, मैं धीरे धीरे उनको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बता दूं मनोज आहूजा जी ने जगह ली थी अनीता करवाल जी की। तो आप ये देखिएगा 3 हैंडबुक रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च की है जो CBSE ने प्रिपेयर की थी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, NAMS नॉन अलाइन मूवमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया?
तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई रिसेंटली, उसमें इंडिया को हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रिप्रेजेंट किया। देखिए इस समय नॉन अलाइन मूवमेंट के बैठक की अध्यक्षता किस कंट्री के पास है, तो अजरबैजान के पास है नॉन अलाइन मूवमेंट के बैठक की अध्यक्षता। और वहाँ के जो क्या नाम है हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम काफ़ी अजीब है, इसलिए आपको उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उनका नाम है मिस्टर ओगते सिरालिएव, मिस्टर ओगते सिरालिएव, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया है और डिस्कशन किस पे हुआ है, कोविड-19 पर इसमें डिस्कशन हुआ है। तो आप इतना याद रखेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट की बैठक की अध्यक्षता इस समय किसके पास है, अजरबैजान के पास। तो जो रिलेटेड बंदे होंगे वो इसकी हर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी जी ने भी कुछ दिनों पहले राष्ट्र प्रमुखों की बैठक हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तब जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट थे इल्हाम अलीयेव, उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। बात करें अगर NAM नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो 1961 में जब USA और USSR के बीच में सिविल वॉर छिड़ा ही था, तब नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की गई थी। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी उसके पार्ट थे। बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नॉन अलाइन मूवमेंट का जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 120 इसके मेंबर्स हैं। और बैठक की अध्यक्षता मैंने आपको बता दिया। वर्तमान चेयरपर्सन कौन है नॉन अलाइन मूवमेंट के, तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इस समय चेयरपर्सन हैं। या प्रैक्टिकली कह सकते हैं हम कि अजरबैजान के पास नॉन अलाइन मूवमेंट की चेयरमैनशिप है। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने सिडबी के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ताकि स्टार्टअप फंड इस्टेब्लिश किया जा सके। रिसेंटली यूपी सरकार ने सिडबी के साथ MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने के लिए। आप सभी को पता है माइग्रेंट वर्कर्स बाहर आ रहे हैं, तो उनको जॉब तो क्रिएट करनी है उनके लिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉन्च किया है कि नए नए स्टार्टअप्स आएँ और उनको जॉब देने में हेल्प करें, इसीलिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड इस्टेब्लिश किया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी के साथ MOU पर साइन किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश, जहाँ कैपिटल है कहाँ, लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो बता दूँ आपको, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है। इस समय यूपी के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, और यूपी की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। इन्होंने सिडबी के साथ समझौता किया है, यानी MOU पर साइन किए हैं। तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं सिडबी का, इसका हेडक्वार्टर भी यूपी की कैपिटल लखनऊ में ही है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है सिडबी के, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। देखिए MSME सेक्टर को सिडबी क्रेडिट प्रोवाइड करता है बैंकों के थ्रू, आप इतना याद रखिएगा। जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर को, वैसे ही सिडबी MSME सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री सेवाएं देने के लिए रिसेंटली दीदी व्हीकल सर्विस किस स्टेट में स्टार्ट की गई है, तो MP में झाबुआ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की ट्राइबल वुमेंस ने दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्ट की है, जो प्रेग्नेंट वुमेंस को फ्री व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करेगा उनके लेबर पेन के दौरान और उनकी डिलीवरी के लिए। तो आप याद रखिएगा, MP के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल वुमेंस ने ये दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। आप इतना याद रखिएगा। टोटल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के 29 विलेजेस को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, झाबुआ का आपको याद होगा कड़कनाथ करके एक चिकन है, उसको GI टैग मिला था कुछ दिन पहले। ये जो है कड़कनाथ चिकन हाई प्रोटीन रखता है, इसलिए इसको GI टैग मिला था। और इसको काली मासी के नाम से भी जानते हैं इस मुर्गे को, क्योंकि ये पूरी तरह से काला होता है। तो आप इतना याद रखेंगे। तो ये दीदी व्हीकल सर्विस MP के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है ट्राइबल वुमेंस द्वारा, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं लॉकडाउन के दौरान उनको फ्री व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी योगदान नहीं है, डायरेक्टली वो ट्राइबल कम्युनिटी ने लॉन्च किया है, ट्राइबल वुमेंस ने। बात करें अगर MP की, तो CM कौन है MP के इस समय, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है MP के, तो लालजी टंडन, आप याद रखिएगा। और MP की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस समय बहुत फेमस है, चर्चा में है। क्यों, क्योंकि इंडिया में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं, जो इनको नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में री इंस्टेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी अन्नपूरम प्रोग्राम ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, IRIBL के द्वारा। IRIBL क्या है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड। देखिए IRIBL ने मी अन्नपूरम प्रोग्राम लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। ये एक फार्मर्स वेलफेयर स्कीम है, आप इतना याद रखिएगा। इसके तहत फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा किसी ना किसी माध्यम से, और इसको लॉन्च किसने किया है, IRIBL ने महाराष्ट्र में, आप इतना याद रखेंगे। अगर बात करें IRIBL की, तो देखिए इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है, आप इतना याद रखेंगे। और जो इन्होंने मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसमें मोस्टली 3 एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। एक होगा आपका एक्सपर्टाइज, दूसरा होगा आपका इंगेजमेंट, और तीसरा होगा आपका इंटाइटलमेंट। ये 3 एस्पेक्ट हैं। टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स के टोटल 1500 फार्मर्स को
स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो इंश्योरेंस जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की उनका लाभ उठा सकें। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो इस समय सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आप इतना याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इस समय सरकार खतरे में है। देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है। तो मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही आपके पिनेलोपी गोल्डबर्ग ने रिज़ाइन कर दिया था मार्च में। अब उनकी जगह ले ली है कार्मेन रिनहार्ट ने। तो कार्मेन रिनहार्ट ये हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट की जगह ली है। तो आप इतना याद रखेंगे, कार्मेन रिनहार्ट ये अमेरिका की इकोनॉमिस्ट हैं। बात करें अगर अंशुला कांत की, ये वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और डेविड मालपास कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। आप इतना याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के विषय में जान लेते हैं हम। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ये IBRD और IDA से मिलकर बना है। टोटल इसमें 189 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। ये पहले SBI में कार्य करती थी, अब वर्ल्ड बैंक में है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट या वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ है? कार्मेन रिनहार्ट। ये अमेरिका से हैं, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अभी तक लोग 31 मार्च 2020 तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब इसको 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। तो आप इतना याद रखेंगे, अब लोग 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसको फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और LIC इसके बजट को मैनेज करती है। आप याद रखिएगा, कोई बंदा LIC में जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो उसकी मिनिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए, 60 ईयर या एबव होना चाहिए। अधिकतम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन मिनिमम 60 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 वर्षों की स्कीम है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा कभी आपसे पूछ लें क्या फिक्स इंटरेस्ट मिलता है? फिक्स नहीं मिलता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए नया इंटरेस्ट रेट घोषित कर दिया है, क्योंकि हर साल इसके लिए रिवाइज करती हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.4% इंटरेस्ट रेट होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। देखिए, इसमें किसी भी बंदे को अधिकतम 10,000 पर मंथ और न्यूनतम 1,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बंदा मैक्सिमम 15 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में, यानी कि 15 लाख अधिकतम इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई भी बंदा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। तो आप इतना याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बता दिया, फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और LIC इसके बजट को मैनेजमेंट करता है। आप LIC के पोर्टल पे जाके या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से LIC के पोर्टल पे जाके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है इस स्कीम की, 15 दिनों का बैकआउट आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 15 दिन में वापस भी आ सकते हैं इससे कि हमें नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसे वापस कर दिए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए रिसेंटली किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांस के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए। अब फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। इसके लिए इन्होंने बजाज एलियांस से पार्टनरशिप कर ली है। मैं बता दूं आपको, अब फ्लिपकार्ट सभी को व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ बजाज ने फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को मोबाइल इंश्योरेंस भी ऑफ़र किया है। बात करें अगर बजाज एलियांस की, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और MD एंड CEO कौन है? तपन सिंघल जी। तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांस के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है रिसेंटली ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है। तो रिसेंटली दिलीप ओमेन जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही TV नरेंद्रन जी ने रिज़ाइन किया था, जो टाटा स्टील के CEO थे। अब दिलीप ओमेन जी इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरपर्सन बने गए हैं। जो दिलीप ओमेन जी हैं, मैं बता दूं आपको, आर्सेलर मित्तल जो स्टील कंपनी है उसके CEO हैं। इनको रिसेंटली ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। बात करें अगर ISA की, तो देखिए डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री है उसकी वॉइस के रूप में कार्य करता है आपका ISA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है नेशनल एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। क्यों 21 मई को मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई
1991 को कुछ लोगों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को इस दिन प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। देखिए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को होता है। तो इन दोनों डेट्स याद रखेंगे आप। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, इस नेशनल पार्क में ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त हो गया है, इसीलिए डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क चर्चा में है। ये कहाँ पे है? असम में है। मैं बता दूँ आपको, जो ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है ये फेरल हॉर्सेस के लिए बहुत फेमस है। फेरल हॉर्सेस आपने देखा होगा कई मूवी में, हॉर्सेस दौड़ा करते हैं जंगलों में, वो घरों में यूज़ किया जा सकते हैं, साथ ही वो जंगलों में दौड़ा करते हैं। इंडिया का एकमात्र नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको फेरल हॉर्स दौड़ते हुए मिल जाएंगे आसानी से। बात करते हैं असम की, क्योंकि असम बहुत फेमस है। इसके सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। असम का काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क तो फेमस है ही है, लेकिन वर्ल्ड में एक चीज़ इसकी बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? माजुली द्वीप। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आप इतना याद रखेंगे। और असम में अम्बुबाची मेला लगता है। कहाँ पे? गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है। इसलिए कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो है प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने, सॉरी ये 34 होगा इसका आंसर। ये आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है। आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बताना है, साथ ही साथ G20 के करंट चेयरमैन वो कंट्री बतानी है आपको। मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।